आप सभी को, गुरुजनों को और विशेषकर मेरे मित्र प्रशांत भाई का मैं स्वागत करना चाहूंगा। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन जो आखिरी बार मिले थे, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं जिनका इन्होंने नाम भी लिया, गुरुजी रविंद्र शर्मा जी 29 अप्रैल 2018 को हमारे बीच में नहीं रहे। जिन लोगों को उनके बारे में पता है तो मैं उनको बता दूं कि 2018 जो है 2010 के बाद, राजीव भाई के जाने के बाद एक बहुत बड़ी क्षति है हमारे देश के लिए कि रविंद्र शर्मा गुरुजी जो है हमारे बीच में नहीं रहे। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए हम उनके आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर और हम उनको श्रद्धांजलि दें। तो उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। तो सभी कृपया करके अपने स्थान पर आंख बंद करके, कौन थे गुरुजी रविंद्र शर्मा जी, उसके विषय में गौरव जो मैगजीन है हमने उनका जीवन परिचय दिया है, वो आप पढ़ लीजिएगा। कुछ थोड़ी सी बात मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी मुख्य बात पे आऊंगा। जितना भी थोड़ा सा समय है उसमें ज्यादा बताने के प्रयास करूंगा। तो आंख बंद करके ओम की ध्वनि के साथ हम इसका 2 मिनट के मौन का हम अंत भी करेंगे। तो सभी कृपया का आंख बंद के श्रद्धांजलि देंगे। धन्यवाद। ओम। गुरुजी की बात में 2 बात मैं भी, जो प्रशांत भाई ने भी कहा, हमने बहुत समय बिताया है गुरुजी के साथ। इन्होंने ज्यादा बिताया है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में बहुत जिस भी कार्यक्रम में गए तो गुरुजी का सानिध्य हमें मिला। और जो इन्होंने कहा कि जो जाति की बात की कि वैद्यों की अपनी कोई जाति, जो शब्द उनके थे वो ये थे कि वैद्यों की अपनी कोई जाति नहीं होती थी, हर जाति के अपने वैद्य हुआ करते थे। ये उनकी एक वाक्य में बहुत बड़ी बातें कहे जाते थे। और गुरुजी निरंजन वर्मा जी और राजीव भाई उनको अपना गुरु बनाना चाहते थे, बहुत समय पहले की बात है, लेकिन वो बिना गुरु मंत्र दिए ही अपने व्यक्तित्व बनाने में विश्वास रखते थे। तो उन्होंने कहा कि आप उसे सीखो, लेकिन मैं गुरु बनाने, शिष्य बनाने में ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप इंटरनेट पर उनको सर्च करिए, सुनिए कि राजीव भाई को सुनने के बाद यदि आपको उसके बाद अगले लेवल पे जाना है, जिसमें भारत को समझने की यदि आप बात करते हैं, समझते हैं कि हम भारत के लिए काम करना चाहते हैं, तो गुरुजी रविंद्र शर्मा जी को सुने बिना वो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि राजीव भाई, धर्मपाल जी जो थे, जो राजीव भाई के गुरु थे, वो हमेशा देश में 2 ही लोगों को, बहादुर लोगों की उपाधि देते थे अपनी नजर में। एक थे गुरुजी रविंद्र शर्मा जी, एक थे सैमडोंग रिम्पोचे, तिब्बत के हैं, उनके बारे में कल पढ़िएगा। इन 2 लोगों को बहादुर मानते थे। तो इस वर्ष वो हमारे बीच से चले गए और मुझे लगता है कि आप सबको उनको सुनना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति थी। लेकिन 29 अप्रैल 2018 को उनके जाने के बाद मेरा जो दुख था वो कम हुआ जब 9 मई, करीबन 8-10 दिन बाद ही मेरे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। और वो पुत्र का जो जन्म हुआ वो एक सपना साकार होने जैसा था कि हमने उसकी घर पर डिलीवरी कराई और बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी डॉक्टर की सहायता के, दाई के द्वारा करवाई। तो वो गुरुजी के सानिध्य में, गुरुजी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उस कार्य को कर पाए। अभी ये जो मेरा बोलने का अभी समय मैंने लिया है, ये गुरुजी को मैंने खुद कहा कि गुरुजी, बहुत सारे लोग मुझे वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि देश भर में काम करते हैं इस विषय पर। ये मेरा बड़ा मुख्य विषय रहा है हमेशा से। तो बार-बार पूछ रहे हैं कि एमआर वैक्सीन जो हमारे बच्चों के स्कूलों में दी जा रही है, जबरदस्ती की जा रही है सरकार के द्वारा, उसके लिए क्या किया जाए। तो मैं आपको उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि इतने सालों से काम करते करते, लेक्चर सुनकर, राजीव भाई को सुनकर, हमको भी दिशा राजीव भाई को सुनकर मिली, उसमें गुरुजी का भी मार्गदर्शन हमारे इसमें जुड़ा। ये मैंने देखा है कि लोगों को कितना ही बता दो, अंत में वो हमारी हाँ या ना जानना चाहते हैं कि मैं टीका लगवाऊं या ना लगवाऊं। उनको किताबें भेज देता हूं, ई बुक्स भेज देता हूं, आप पढ़ लीजिए। हिंदी में भी लेक्चर्स हैं, अंग्रेजी में लेक्चर्स हैं, किताबें भी हैं। लेकिन भेजने के बाद भी वो अंत में एक कंफर्मेशन कॉल मुझे जरूर करते हैं, वीरेंद्र भाई बच्चा हुआ, मैं उसको वैक्सीनेशन लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं। तो मैं उनको ये कहता हूं कि आप लोगों को मुझसे पूछने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपने यदि मान लीजिए मैंने हाँ कह दिया और आपने लगवा लिया इंजेक्शन, उसके बाद आप अगर कोई बीमार होता है घर में बच्चा आपका, तो आप कहेंगे भाई आपने वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगवाया। तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि राजीव भाई ने कहा था, गुरुजी ने कहा था या वीरेंद्र भाई ने कहा था।
तो ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात होगी कि किसी कहने पे आपने कर लिया। तो रविंद्र शर्मा गुरुजी का भी ये कहना था कि उंगली पकड़ के चलवाना बंद करो लोगों को, उनको अपना विवेक डेवलप होने दो उनके अंदर। उनका अपना विवेक जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाए। तो हमने भी यही निश्चय किया। जब वो कहते हैं तो मैं उनको कभी सीधा जवाब नहीं देता। मैं कहता मैं आपको मटेरियल भेज रहा हूँ, लेक्चर के लिंक्स भेज रहा हूँ, सुनो, निर्धारित करो कि ये जहर अपने बच्चों को देना है कि नहीं देना है। क्योंकि आप शायद आपको नहीं पता है कि ये डेटा हम निकालते रहते हैं कि ये सिर्फ भारत में नहीं, हम जिस अमेरिका को कई चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं वो अमेरिका स्वयं भी त्रस्त है इससे, उसके लोग स्वयं त्रस्त हैं। क्योंकि पूरी दुनिया के जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके लिए ना अपना देश महत्व रखता है ना पराया देश महत्व रखता है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण, मैं उसके विषय में ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा, एक आप इंटरनेट पे ढूंढिएगा, विकिपीडिया पे ढूंढिएगा, उसका एक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। जो अंग्रेजी में थोड़ा सा अच्छा जानते हैं उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि वो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। एक नेशनल सिक्योरिटी स्टडी मेमोरेंडम अमेरिका के द्वारा बनाया गया था 1974 में। NSSM बोलते हैं उसको शॉर्ट में, NSSM 200। तो ये लोग हमारी पीढ़ी को कमजोर करने के लिए कितनी साल पहले, आज से 42 साल पहले की वो बात है लगभग, और वो लागू हुआ 1975 के लगभग। तो ये हेनरी किसिंजर द्वारा जो है ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट बनाया गया, जिसमें भारत जैसे 13 देश उन्होंने आइडेंटिफाई किए जिनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का नाम दिया जाता है, जिसमें भारत भी है, जिसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, मैक्सिको है, इजिप्ट है, थाईलैंड है, आपका ये अफ्रीका के कुछ देश हैं। तो 13 देशों को उन्होंने लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में डाला और कहा कि इन देशों की जनसंख्या जितनी हम चाहते हैं उतनी ही बढ़े, उससे ज्यादा ना बढ़े, इसके इंतजाम हमको करने होंगे। पूरा 110 पेज का डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया उन्होंने, जिसके बाद उस देशों की सरकारों को यहां तक भी उसमें स्पष्ट लिखा गया कि ये देश जो हैं दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज को सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि इतने सालों में कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो उसके लिए हमको कंट्रोल के मेजर्स करने पड़ेंगे। और गुरुजी की जब बात हम सुनते थे कि नमक के कारण और कई चीजों के कारण हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे हम समझने लगे कि उसके बाद ही हमारे देश में नसबंदी का भी प्रोग्राम चला, उसके बाद ही आयोडीन नमक को भी घर घर में घुसाया गया, उसके बाद फिल्में भी ऐसी बनाई गई जिसमें जो है बच्चे ज्यादा नहीं करना है, कम करने हैं, उसका ही संदेश दिया गया। जो लोग ये मन में सोच रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ने से नुकसान ही है, तो हम अपनी जनसंख्या खुद कम करेंगे, दूसरा कौन होता है मैं बताने वाला। तुमने ठेका लिया पूरी दुनिया का क्या? तो इसीलिए ये डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण है लोगों को समझने के लिए कि कितने बड़े षड्यंत्र होते हैं। उसमें से एक षड्यंत्र सबसे बड़ा जो है वो ये है कि हमारे देश की पीढ़ी को, खासकर हमारे देश अफ्रीका के देशों की पीढ़ियों को टीकाकरण करवा कर कमजोर किया जाए। जो लोग ये कहते हैं कि टीकाकरण से दुनिया में बीमारियां कम हुई हैं, उनको ये नहीं पता कि जिस बीमारी को खत्म करना था उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट के तौर पे जितनी बीमारियां पैदा हो गई उसकी गिनती कोई नहीं करता। जब टीका बनता है, वैक्सीनेशन बनता है, उस वैक्सीनेशन के अंदर इतने सारे 40 के लगभग केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे वो टीका खराब ना हो, उसके अंदर कंटेमिनेशन ना हो जाए, उसके लिए वो 40 केमिकल, आप उस एक बीमारी को खत्म करने के लिए आपके बच्चे के शरीर में इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स, एमल्सिफायर्स और क्या का जो आप जूस वगैरह में आजकल जो मार्केट में सामान मिलता है डब्बा बंद, वो सब केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं। और आप अपने बच्चे को, क्योंकि एक प्रकृति का तरीका होता है, ये एमआर वैक्सीन की, जो एमआर वैक्सीन का मतलब बता देता हूं आपको, मीजल्स एंड रूबेला। एक खसरे का, मीजल्स खसरा है और उसका एक हल्का स्वरूप है ये रूबेला का नाम का। एक वैक्सीन आता था एमएमआर, मीजल, मम्स और रूबेला। तो आज जो है हमारे देश के बच्चों को स्कूलों में ये अनिवार्य कर दिया। पहले तो इन्होंने क्या षड्यंत्र किया कि पहले इन्होंने कंसेंट फॉर्म डिजाइन किया कि पेरेंट्स कंसेंट दें कि हम ये वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। तो यदि इस वैक्सीन से कोई नुकसान होने ही नहीं वाला, तो कल को यदि बच्चे को नुकसान हो गया तो यही कहने वाले जी पेरेंट्स ने कंसेंट दिया था, हमने तो कुछ नहीं कहा, वो साफ बच निकलेंगे। लेकिन जब देखा कि लोग कंसेंट फॉर्म नहीं दे रहे हैं, अपनी अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो अब उन्होंने इसको मैंडेट कर दिया कि आपका बच्चे को स्कूल में लगवाना ही पड़ेगा, और नहीं लगवा रहे हैं यदि, तो कारण दीजिए कि क्यों नहीं लगवा रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि यहां पर आप तो फिर भी गवर्नमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, सब जानते हैं। जिन लोगों को कुछ नहीं पता वो क्या लिख कर देंगे कारण में, वो कहेंगे लगा दो जी। और मैं आपको बता देता हूं कि आप विचार करना इस बात पे कि यदि इस दुनिया में वैक्सीनेशन ने यदि बीमारियां कम की हैं, तो फिर भी हमारे बच्चे अब इतना बीमार क्यों होते हैं?
आप मुझे बताइए, जब से ये हेल्थ का ऑर्गेनिक का रिज्यूम चल पड़ा है, होना ये चाहिए था 1980 में जब जिम कल्चर, ये सारा कल्चर आया कि आप एक्सरसाइज करो, दौड़ो, कम खाओ, ज्यादा काम करो, ये पूरा कल्चर पूरे भारत में फैला दिया फिल्म स्टार्स के जरिए, कई लोगों के जरिए। फिर भी बीमारियां कम क्यों नहीं हुई? इसीलिए कम नहीं हुई कि ये जो वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं, देखिए वैक्सीनेशन, बहुत लोग बोलते हैं कि वैक्सीनेशन तो हमारे देश में ही इजाद हुआ था, आविष्कार हमारे देश में ही हुआ था। आपको पता है इस बात का? हमारे देश में हुआ था, लेकिन वैक्सीनेशन, टीकाकरण अपने आप में कोई खराब चीज नहीं है। हमको भी लगे हैं 5-6 वैक्सीन, हमको भी बचपन में लगे हैं, लेकिन आज 32 वैक्सीन, अमेरिका में कई कई जगह 75 वैक्सीन, 21 साल की उम्र तक वैक्सीन। तो मतलब क्या हुआ कि वैक्सीन अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन जो हम लोग मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मानव जो वैक्सीन के साथ कर रहा है वो गलत है। उसके अंदर केमिकल मिलाकर ये करके कोई प्राकृतिक तरीके से की जाए वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका बच्चा इस बीमारी से पीड़ित हो जाए तो जो डर बिठाया हुआ है पूरी दुनिया में, आपके बच्चे कुछ हो गया तो जब 2012 में मेरी बेटी हुई, उसको वैक्सीनेशन नहीं दिलवाया, तब दूसरा चैलेंज था, बेटा हुआ। बहुत लोगों ने यहां तक कह दिया कि बेटी है ना इसलिए वैक्सीनेशन नहीं दिलवाया। ऐसे ऐसे लोगों की मानसिकता है। तो मैंने कहा बेटा हुआ, वो हुआ, नॉर्मल हुआ। अब उसको जो 21 दिन तक गुरुजी ने कहा पंचगव्य पिलाओ, तो हमने 21 दिन तक, संदीप भाई मेरे मित्र हैं, उन्होंने रोज ताजा गौमूत्र, ताजा छाछ, ताजा दूध लेकर आते थे। मैं बच्चे की देखभाल में लगा रहता था पत्नी के साथ, ये रोज लेकर आते थे और उस बच्चे को 21 दिन तक पंचगव्य पिलाया। उसके बाद उसको बाल का रस पिलाते हैं, उसके बाद स्वर्ण प्राशन उसको पिलाते हैं। आज तक वो बच्चा छोटा मोटा जुकाम वगैरह हो जाए, उसके अलावा डॉक्टर के पास ना मेरी बेटी गई ना मेरा बेटा गया। और ये मेरे बच्चों की बात नहीं है, प्रेरणा लेकर हजारों लोगों ने, हजारों परिवार जिनका मैं गिनती, इतने फोन आते हैं, उन सब ने अपने परिवार वालों से लड़कर, कई लोगों के हाथों से खींच कर सरकारी तंत्र के लोग जो है वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जो देखते हैं कि ये व्यक्ति विरोध नहीं कर पाएगा, उसके हाथों से बच्चा छीन कर वैक्सीनेशन कर दिया उन्होंने। मतलब क्या हो रहा है? आपकी आने वाली पीढ़ी को कमजोर करने की पूरी तैयारी है। देखिए बहुत सारे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मैं नहीं कहता सरकार से सीधा भिड़िए। मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं, फोन करते हैं इनडायरेक्टली कि आप क्यों फैला रहे हो ये सब बातें, सरकार के विरुद्ध हैं, नहीं करो तो बेहतर है, इनडायरेक्ट थ्रेट्स आते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें सरकार से भिड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो इस देश में विवेक की बात जो की, इतना विवेक नहीं है लोगों में कि जब सरकार मैगी पे बैन लगाती है तो मैगी खाना बंद कर देते हैं, जब सरकार मैगी पे बैन हटा लेती है तो फिर खाना शुरू कर देते हैं। उनको सरकार का बैन चाहिए कोई चीज बंद करने के लिए। कोल्ड ड्रिंक पे भी जब तक बैन नहीं लगाएगी तो हम पीना बंद नहीं करेंगे, सरकार तुम लगाओ। ये बना दिया है हमारे देश को कि आपस में हम विवेकपूर्ण तरीके से अपने बच्चों के लिए भी निर्णय नहीं ले सकते। और इसीलिए हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और इसके जब ऑर्डर होगा तभी कहते हैं कि आपका माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। इसीलिए हमारा देश कभी कानून से नहीं चला, संस्कारों से चला, क्योंकि पता है कि कानून तो कोई भी तोड़ लेगा, संस्कार टूटने में नहीं आते। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि मत लड़िए किसी से। और मैं तो ये कहता हूं जितने भाई यहां पर बैठे हैं, 1000 के करीब लोग बैठे हैं, यहां पर आए हैं, अपना संदेश फैला दो सबके बीच में कि इस लेवल तक लड़ाई लड़ लो कि बच्चों को वैक्सीनेशन जहर नहीं दिलवाएंगे। यदि स्कूल वालों ने जबरदस्ती करी तो स्कूल से सब लोग कलेक्टिवली अपने बच्चों को निकाल लो, स्कूल वाले पीछे पीछे हाथ जोड़ कर आएंगे आपके। सरकार से मत लड़िए, अपने घर में कहते मेरा बच्चा तुम क्या दे रहे हो उस पर लिख कर दो मुझे, मैं तुम्हें लिख कर क्यों दूं कि मैं क्यों नहीं लगवा रहा, तुम मुझे बताओ तुम क्यों लगवा रहे हो, उसमें क्या क्या है। मेरे बच्चों के लिए कुछ डाल रहे हो, उस पर क्या क्या लिखा है, क्या क्या केमिकल्स डले हैं, अधिकार होता है ना आपका जानने का। सरकार की ही लूप होल है ना ये कि आप लिखना पड़ेगा, वैक्सीन पे क्यों नहीं लिखते। और ये लोग जितनी टेस्टिंग करते हैं जिसमें इनको अप्रूवल मिल जाते हैं वैक्सीन को दुनिया भर में बांटने का, ये उन लोगों पे टेस्टिंग करते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, जिनको वैक्सीन देने के बाद कोई बीमार होने का चांस नहीं होता। उन लोगों को देते हैं जो जैसे ही उस वैक्सीन से बीमार होने की कगार पे आते हैं वो टेस्टिंग बंद कर देते हैं। लेकिन जब वास्तविकता में आपके बच्चों को लगता है तो कोई बच्चा मान लीजिए 2 दिन पहले बुखार से उठा है, तो 1 दिन पहले किसी और बीमारी से त्रस्त है, कमजोर है, कुपोषण है, उसको वैक्सीन दे दिया, मरेगा। हर वैक्सीन के अंदर इथाइल मरकरी, थर्मिसोल नाम के जिसमें मरकरी होता है, वो मरकरी प्रयोग करते हैं ये लोग प्रिजर्वेटिव के तौर पे, जो ऑटिज्म नाम की बीमारी करने का बहुत बड़ा कारण है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, 1 मिनट में एक चार्ट है मेरे पास,
जिसमें वैक्सीन लगाने के बाद जो है किस किस बीमारी की चांस कितने बढ़ जाते हैं। 4-5 बीमारियां हैं। इसमें है सबसे पहला एस्थमा, क्योंकि एल्यूमिनियम भी बहुत, हर वैक्सीन के अंदर एल्यूमिनियम भी पक्का होता है और एल्यूमिनियम मरकरी के साथ मिलकर डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। तो एस्थमा उस एल्यूमिनियम के कारण जो है, एस्थमा जो है 5 टाइम्स ज्यादा चांस होते हैं, 5 गुना ज्यादा चांस होते हैं वैक्सीनेशन होने के बाद। उसके बाद है एलर्जी। आप देखें ना बच्चों को वीट एलर्जी, ये एलर्जी, वो एलर्जी, क्यों? हमको क्यों नहीं ऐसी एलर्जी? मिट्टी में खेलते थे, गेहूं खा लेते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन बच्चों को एलर्जी इसलिए हो रही है कि ये वैक्सीनेशन कारण है। वो 3 गुना ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं उसमें। उसके बाद है टॉन्सिल्स। अनवैक्सीनेटेड बच्चों में कभी भी टॉन्सिल्स नहीं होता। जिनको टीकाकरण नहीं होता उन बच्चों को आप देख लेना, रिसर्च कर लीजिएगा आप सब लोग अपने क्षेत्र में कि जो टॉन्सिल जिस बच्चे को हुआ है उसको वैक्सीन पक्का हुआ होगा। लेकिन जिनको टॉन्सिल्स, जो बच्चे वैक्सीनेटेड मतलब जिनको टीकाकरण कोई नहीं लगा है, कभी टॉन्सिल नहीं होगा उसको। हाइपर एक्टिव, उद्दंडता। कई बच्चे लोग बोलते हैं ना, मेरा बच्चा बात ही नहीं मानता, ये तोड़ता है, वो फोड़ता है। हमारे बच्चे, ये भाई हैं और विशाल भाई के बच्चे हैं, इन बच्चों को भी देखना, ये बच्चे कुछ भी टूटने वाला चीज रहेगी कभी नहीं तोड़ते, कभी नहीं तोड़ते। कुछ तोड़ेंगे फेंकेंगे नहीं, इतने शांत होते हैं, लेकिन शरारत करेंगे, उद्दंडता नहीं करेंगे। तो ये हाइपर एक्टिव जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है टीकाकरण होने के कारण। उसके बाद है ADHD नाम की बीमारी, 370%। उसके लंबा मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मानसिक रोग, ऑटिज्म जैसे हुआ, वो है 185% बढ़ जाता है चांस। उसके बाद है ऑटिज्म। ये ऑटिज्म 146% जो है चांस बढ़ जाते हैं इसके होने के बाद। तो आप सोचिए, हम लोग अपने बच्चों को जो है वो खुद जा जाकर सरकार दरवाजा खटखटा के, जिस सरकार के चक्कर काटने पड़ते हैं कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बना दो, हमारा डेथ सर्टिफिकेट बना दो, रिश्वत ले लो, वो सरकार खुद दरवाजा खटखटा के आपके घर पे वैक्सीन देने आती है। तो समझ जाओ कि इनके इंटरेस्ट कितने तगड़े हैं। आप कहोगे कि जी विकल्प क्या है? तो जितना समय उसमें इतना ही मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को इससे बचा लीजिए। हमारी प्रतीक्षा मत कीजिए, हम हाँ या ना कहेंगे कि खुद पढ़िए, मुझे बताइए, मैं आपको जो बुक बोलेगा वो भेजूंगा। अंग्रेजी में भी होगी, हिंदी में भी होगी, सब भेजूंगा। और ध्यान रखिएगा, इसका विकल्प हमने जो खोजा है वो सबसे बड़ा चीज है, पैदा होते ही बच्चे को पंचगव्य 21 दिन तक के लाने का प्रयास करिए। 21 नहीं तो कम से कम 11 दिन, 11 नहीं तो 7 दिन। उसके बाद बच्चे को 21 दिन पिला दिया, उसके बाद बालपाल रस, अद्भुत औषधि है बच्चों के लिए। बालपाल रस पिलाना शुरू करिए उसको, तो कफ से संबंधित रोग कुछ नहीं होगा। सुधरे हुए कफ के साथ आपका बच्चा रहेगा। और अभी हमारे गुजरात के कुछ भाइयों ने बहुत सुंदर तरीके से, एक वहां के संत हैं, उन्होंने कहा है कि स्वर्ण भस्म जितनी चाहो उतनी ले लो मुझसे, लेकिन इस देश के बच्चों को शरीर में स्वर्ण पहुंचना चाहिए। तो स्वर्ण प्राशन जो कश्यप ऋषि ने 3000 साल पहले, यदि मैं उनको बोलूं तो पहले बच्चों के जो डॉक्टर थे, जो हमारे यहाँ पे विस्तार से लिखा हुआ है, उन्होंने स्वर्ण प्राशन की विधि बताई। वो स्वर्ण प्राशन की विधि जो है उन गुजरात के भाइयों ने, उनके पास धन बहुत है तो उन्होंने अपना धन को इस तरफ लगाया कि ये स्वर्ण प्राशन जो है बच्चे बच्चे तक देश में पहुंच जाए। तो वो आंदोलन चलाया हुआ है, हम भी एक छोटी सी भूमिका उसमें निभा रहे हैं। तो स्वर्ण प्राशन अपने बच्चों को दीजिए। तो गव्यों का और स्वर्ण प्राशन और शहद, इन सब का मिक्सचर आपके बच्चे को, आयुर्वेदिक टीकाकरण का हमने नाम दिया उसको, वो टीकाकरण अपने बच्चों को करा लीजिए। वो ड्रॉप है पिलाने की, पंचगव्य का जो है वो भी पिलाने की ड्रॉप है, और ये जो आपका बालपाल रस भी पिलाने की ड्रॉप है। कोई ज्यादा साइंस नहीं है बड़ा। अमृत है, हम उससे पहले सोचते नहीं, जहर को लेने से पहले सोचते नहीं, अमृत को लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। ये हमें बदलना पड़ेगा। तो बस यही मैं कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसके विषय में जो भी आपको जानकारी चाहिए, गुरुजी के चैनल पे उस पर सारे लिंक्स वगैरह उपलब्ध हो जाएंगे। आपके जो चैनल है हमारा अलग से, मेरा भी चैनल है, मैं गुरुजी का और पंचगव्य का सबका और प्रचार इसमें करते रहते हैं। तो आप निसंकोच जो है, जो जानकारी लेना चाहें ले लीजिएगा। इसी के साथ ये संकल्प लीजिए, अपने बच्चों को इस जहर से बचाएंगे। यही बच्चे आगे चलकर इसी सरकार को जो है वो सबक सिखाएंगे। तो इसी पर घोषणा, गौ माता की